A very good afternoon. Myself, Dr. Sheetal, Medical Officer, Felix Hospital. Welcome in our Doctor Live. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सलील मलिक, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इमरजेंसी। आज हम डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे एक बहुत ज़रूरी कॉम्प्लिकेशन। सर, डायबिटीज़ इतना आम हो गया है, अक्सर ज़्यादातर पेशेंट्स डायबिटिक की वजह से, बहुत अनकंट्रोल डायबिटीज़ की वजह से एक कॉम्प्लिकेशन में आ जाते हैं इमरजेंसी में, ज़्यादातर डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के वजह से। सो जानना चाहेंगे सर आपसे आज कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस आखिर होता क्या है? हाँ जी, बिल्कुल। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो लगभग हर चौथे इंसान में इंडिया में पाई जाती है, और इंडिया कैपिटल है पूरे वर्ल्ड का डायबिटीज़ में। वैसे तो डायबिटीज़ में हर एक बॉडी का अंग, बालों से लेकर, स्किन से लेकर, हार्ट, ब्रेन, सेक्सुअलिटी, हर चीज़ इफ़ेक्ट करती है डायबिटीज़ से। मगर उसकी एक कॉम्प्लिकेशन जो बहुत अक्यूट होती है, जिसका नाम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जिसको हम शॉर्ट में DKA बोलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो 2 से 5% जो होता है घातक भी हो सकती है, डेथ होने के चांसेस रहते हैं उसमें। तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस या DKA में होता क्या है कि बॉडी में शुगर लेवल बढ़ने के कारण, क्योंकि इंसुलिन की मात्रा कम होती है शरीर के अंदर, तो वही शुगर जो होता है हमारे सेल्स के अंदर यूटिलाइज नहीं हो पाता है। तो जहाँ पे वो शुगर हाई रहता है, वहीं पे ही सेल्स को मिलता नहीं है मेटाबोलाइज करने के लिए कुछ भी शुगर। तो वो एक दूसरा पदार्थ जो कीटोन बॉडीज कहते हैं शरीर के अंदर, उसको यूटिलाइज करता है, जिसके लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती। बट जैसे जैसे कीटोन बॉडीज़ की मात्रा बढ़ती है शरीर के अंदर, तो वो एक एसिडिक कंपाउंड है, तो वो शरीर के अंदर एक एसिड का मात्रा को बढ़ा देता है, और उसके कारण डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होता है, और वो कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। ओके सर, ऐसे पेशेंट्स अधिकतर आपके पास जब आते हैं तो क्या कंप्लेंट्स के साथ आते हैं? अच्छा। तो जैसे जैसे शुगर की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ती है, तो वो हमारे यूरिन की ज़्यादा मात्रा करता है, कि यूरिन प्रोडक्शन ज़्यादा करता है, तो जिसके कारण हमारी बॉडी में वॉल्यूम लॉस होता है। तो जहाँ पे पेशेंट्स को यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, वहीं पे ही पेशेंट को बिल्कुल थर्स्ट काफ़ी बढ़ जाती है, माउथ बहुत ड्राई हो जाता है, प्यास लगती रहती है। इसी के साथ जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है, तो शरीर में रेस्टलेसनेस, घबराहट, दिल की गति तेज़ होना भी देखी गई है, और धीरे धीरे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। और अगर ये कॉम्प्लिकेशन बढ़े, जो एसिड की मात्रा बढ़े, तो शिवरिंग होने लग जाती है, कपकपी होने लग जाती है, और ये धीरे धीरे ब्रेन के सेल्स को अफेक्ट करता है, जिसमें यहाँ तक कि हम देखते हैं कि बुज़ुर्ग लोगों में, या जो डेलिकेट लोग हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ है, रिस्क फैक्टर्स जिनमें ज़्यादा है, तो उनमें तो जो पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं इमरजेंसी में, वो बेहोशी की हालत में, कन्फ्यूजनल स्टेट में, एजिटेटेड स्टेट में भी आते हैं। और जैसे ही ये चीज़ होती है, ये बहुत बड़े रेड फ्लैग्स रहते हैं, तो पेशेंट की गंभीरता बहुत बढ़ जाती है। तो बहुत ही सर बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं ऐसे बिल्कुल। पेशेंट्स, तो ध्यान में रखना चाहिए कि अपना डायबिटीज़ का कैसे वो कंट्रोल करें हमेशा, कि ये चीज़ ना हो। हाँ जी। सो ये डायबिटिक कीटो एसिडोसिस ज़्यादातर टाइप 1 डायबिटीज़ में देखा जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ वो होती है जिसमें हमें इंसुलिन बाहर से इंजेक्शन के थ्रू पेशेंट ले रहा होता है। मगर वही वही टाइप 2 डायबिटीज़ जो ज़्यादा कॉमन है, जिसमें ओरल मेडिकेशन से डायबिटीज़ कंट्रोल की जाती है, उसमें भी ये कॉम्प्लिकेशन पाई जाती है। और क्योंकि इसमें डेथ होने के चांसेस रहते हैं, तो इसको सही में बिल्कुल जायज़ बात है कि इसको बहुत गंभीरता से गंभीरता देखना से चाहिए। देखना। सर, ज़्यादातर क्या कॉजेज़ रहते हैं इसके? जैसे आपने बताया कि शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसके अलावा भी कुछ और कॉजेज़ हैं? सो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में जो सबसे मुख्य कारण होता है कि जो दवाई हमने डायबिटीज़ की है वो ना ली हो, मिस हो गई हो, नॉन कंप्लायंस रहती है उसमें, या फिर इंसुलिन का इंजेक्शन ढंग से नहीं ले रहा हो, या फिर वो कम चल रहा हो जितना आपको चाहिए।
तो कई बार लोग इसमें लापरवाही कर देते हैं, कई बार एल्डरली लोग होते हैं उनके पास कोई केयर सिस्टम नहीं होता तो वहाँ पे होता है। इसी को ही छोड़ के 80% जो होता है इन्फेक्शंस होते हैं। इन्फेक्शंस हमारे यूरिन के होते हैं, छाती के होते हैं, और अब्डोमिनल इन्फेक्शंस भी बहुत कायम रहते हैं। तो कोई भी इंसान जिसका एक सिस्टम बना हुआ है इंसुलिन पे, दवाइयों पे, जैसे ही उसमें बॉडी में स्ट्रेस आता है इन्फेक्शन का, तो वो सहन नहीं कर पाता है बॉडी, और वो जो सिस्टम ऑलरेडी वीक है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन के इसको छोड़ के दो तीन और गंभीर चीज़ें हैं, जैसे किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, अब्डोमिनल ब्लीडिंग हो जाए, हार्ट में अटैक पड़ जाए, तो ऐसी कंडीशंस में भी जो स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है बॉडी का कि जो नॉर्मल मात्रा में हमें इंसुलिन चाहिए या दवाइयाँ चाहिए वो कोप अप नहीं कर पाती हैं, और वो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन में चली जाती है, जो काफ़ी हद तक घातक हो सकता है। सर, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं? सो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का जो ट्रीटमेंट होता है वो लगभग 3 से 4 पिलर्स पे होता है। इसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है फ्लूइड मैनेजमेंट। इंसान डिहाइड्रेटेड रहता है तो फिर लगभग बहुत लोगों को अडल्ट्स में 6 से 8 लीटर फ्लूइड का वॉल्यूम का डेफिशिएट होता है। तो सबसे मेन चीज़ होता है पेशेंट को फ्लूइड्स देना, जो क्योंकि ऐसी स्थिति में मुंह से नहीं लिया जा पाता है तो हम आईवी के थ्रू लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पेशेंट को एडमिट होना पड़ता है। वहीं पे ही हम साथ ही साथ में देखते हैं कि भी यूरिन ज़्यादा आने के कारण हमारे बॉडी के सॉल्ट्स की कमी हो जाती है, ख़ास तौर से पोटेशियम जो सॉल्ट होता है उसकी कमी, तो उसका मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद जो एक मेन चीज़ रहती है वो होता है इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंसुलिन हमारा एक हार्मोन है जो पैंक्रिया से निकलता है, जो ग्लूकोज जो हम खाना खाते हैं तो उससे एनर्जी कंपाउंड जो ग्लूकोज जो मेटाबोलाइज करता है हमारे सेल्स के अंदर, तो इंसुलिन उस ग्लूकोज को ब्लड से सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। बट डायबिटीज़ में क्योंकि इसकी कमी होती है तो ये इंसुलिन मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है पेशेंट का। और क्योंकि पेशेंट की अब्जॉर्प्शन पावर कम होती है तो इस कंडीशन में इंसुलिन आईवी ब्लड के थ्रू दिया जाता है, वो हम नॉर्मल इंसुलिन इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में फिर इसीलिए पेशेंट को एडमिट किया जाता है। Sir, when should a patient seek emergency medical care for diabetic ketoacidosis? अब सबसे प्रॉब्लमेटिक बात ये है कि इस कॉम्प्लिकेशन के जो सिम्टम्स हैं बड़े वेग हैं, जैसे हेडेक होना, अब्डोमिनल पेन होना, नोजिया, वॉमिटिंग होना। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है पेशेंट को समझना कि भी कब हमें एकदम से एडमिट होना है। और काफ़ी बार जो वृद्ध लोग होते हैं ओल्ड एज में चीज़ें बहुत जल्दी डिटोरेट करती है, तो जस्ट ओवरनाइट ही सिर्फ होती है दिक्कतें, तो सुबह तक वो कॉम्प्लिकेशन काफ़ी सिवियर हो जाती है। तो ये ज़रूर याद रखिए कि जिन लोगों का डायबिटीज़ है तो उसमें अगर शुगर हमारी रैंडम शुगर 250-300 से ज़्यादा जा रही है दिन में कभी भी, साथ ही साथ में हमें ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि हेडेक हो रहा है, थोड़ा कन्फ्यूजनल स्टेट हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, पेट में ज़्यादा दर्द होने लगे कि मीठा मीठा कोई कंटिन्यूस दर्द हो रहा है जो दवाइयों से नहीं ट्रीट हो रहा, तो ऐसी कंडीशन में हमें इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए, नियरेस्ट इमरजेंसी में जाके चेकअप करवाना चाहिए कि कहीं हमारी शरीर के अंदर ये कीटोन बॉडीज़ के कारण एसिड नहीं बन रहा हो जो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतदायक दे सकता है। मैं यहीं पे ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर डायबिटिक कीटो एसिडोसिस DKA को ढंग से मैनेज किया जाए, अर्ली स्टेज में मैनेज किया जाए, तो हम इस कॉम्प्लिकेशन को ईज़िली पास थ्रू कर सकते हैं। बट अगर उसमें 1 दिन 2 दिन वेस्ट कर दिए जाते हैं कई बार लापरवाही से या वैसे ही कि सोचते हुए कॉशियस होने के चक्कर में, तो हम ऐसी सिवियर स्टेट्स में पहुंच जाते हैं कि दवाइयाँ भी बहुत अच्छे से हेल्प नहीं कर सकती। तो अर्ली प्रिवेंशन इज़ द मेन गोल इस केस। सर, अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो आप क्या टिप्स देना चाहते हैं उन पेशेंट्स के लिए जो डायबिटिक हैं,
सो दैट ये कॉम्प्लिकेशन को हम वो प्रिवेंट कर सकें? बिल्कुल। तो सबसे पहला तो इसमें मेन चीज़ है अपनी डायबिटीज़ का अच्छा कंट्रोल होए। हमारा हमेशा पर्पस रहता है कि जो हमारे पेशेंट्स होते हैं उनका HbA1c जो 3 महीने का शुगर लेवल रहता है वो 7 वैल्यू से कम रहे। वो 6 से 7 के बीच में रहे। हम छोटे-छोटे मील्स लें, दिन में हम 5 बार मील्स लें, मगर छोटे-छोटे लें। हम अपना इंसुलिन अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी मात्रा सही से लें। हम कभी भी मिस ना करें इंसुलिन। जो दवाइयाँ हैं हम जितना हो सके कभी भी मिस ना करें। अपना रेगुलर हफ्ते में 2-1 बार तो कम से कम अपना चेकिंग करें कि भी फास्टिंग शुगर कितनी है घर पे, और रैंडम शुगर फिर बीच में खाने के बाद कितनी आ रही है वो भी। और हर 3 महीने में अपना जो HbA1c का टेस्ट है ज़रूर करके देखें, जिससे कंट्रोल। वही क्या होता है साथ में कि हमें अपना फ्लूइड लेवल बड़ा देखना चाहिए कि इंसान डिहाइड्रेटेड ना हो, हाइड्रेशन अच्छा हो, फ्लूइड अच्छे से पिए, खाए पिए, उसमें पौष्टिक खाना खाए। अगर कभी पेट में दर्द हो रहा है तो हम हॉट वाटर पैक्स ले सकते हैं हल्का सा करने के लिए। हम जो ओवर द काउंटर पेन मेडिकेशंस रहती है उनको लेकर ट्राई कर सकते हैं घर पे। मगर कभी भी अगर दवाइयों के कारण और छोटी मोटी चीज़ों के कारण नहीं बात बन रही है तो हम इमरजेंसी सर्विसेज को एक्टिवेट करना ना भूलें और अपने डॉक्टर से बात करके हॉस्पिटल ज़रूर जाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। तो देखा डॉक्टर साहब ने आज हमें कितने अच्छे से समझाया कि डायबिटीज़ की वजह से ये जो कॉम्प्लिकेशन हो रही है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ये कितनी गंभीर चीज़ है। इसके कारण लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। और इन चीज़ों के लिए जो प्रिवेंशन के सर ने हमें कुछ टिप्स बताए हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग वो प्रिवेंशंस जो मेजर्स सर ने बताए हैं वह ज़रूर ध्यान में रखेंगे। और इससे रिलेटेड या कोई भी इमरजेंसी सर्विस से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर लिखें, अपना फ़ोन नंबर लिखें। हम खुद आपको कॉल करके आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।